चैप्टर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ा, जिस पे लगने वाला फोर्स जो था F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा था। याद है आप लोगों को? और किसी कंडक्टर में जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा है, ठीक, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो आई बी एल साइन थीटा है, जहां पर आई करंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल जो है वो क्या थी? लेंथ ऑफ द कंडक्टर थी। इसको मैंने बताया था कि इसको करंट एलिमेंट के फॉर्म में लिखने के लिए कई बार आइडियल साइन थीटा भी लिख दिया जाता है, आइडियल बी साइन थीटा भी लिखा जाता है, जहां पे आइडियल को करंट एलिमेंट कहा जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, फोर्स के बारे में सारी जानकारी दी थी। अभी हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसी होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक। तो हेडिंग डालिए जल्दी से, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। जल्दी से हेडिंग डालिए। बहुत ही गजब का टॉपिक है, लंबा भी है काफ़ी और 2-3 टुकड़ों में है ये टॉपिक, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, 2-3 टुकड़ों में। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए, चार्ज पार्टिकल जब भी किसी भी फील्ड में मोशन करता है तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना है आपको कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ये फोर्स होगा F इक्वल्स टू क्यू बी साइन थीटा, ये फोर्स लगेगा, ठीक। जब ये फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल के साथ क्या हादसा होगा, जरा हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग रहा है तो देखिए फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हैं, तो इसका मतलब वर्क डन भी हो सकता है। होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक वर्क भी करेगी, ठीक। तो यही वर्क हम निकालना चाह रहे हैं कि ये वर्क करेगी कि नहीं करेगी, ये हम जानना चाह रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क करती है, ये 100% श्योर है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स भी लगाती है, उसका ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी कराती है और एक वर्क डन करती है। हम जानना ये चाह रहे हैं कि वर्क डन यहां होगा कि नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो उसी के अंदर एक सब टॉपिक डालिएगा, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड, हमने आपको यहाँ कुछ बातें बता रखी हैं जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपसे बताया था ये जो F होता है ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी होता है, और ये जो F होता है ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है, ठीक। ये बात जो पिछला क्लास गया था, आप लोगों के फोटोज जो मैं भेजता हूँ वीडियो आने से पहले यूट्यूब वगैरह पे अपलोड होती है, वहां पर ये चीज़ एक बोर्ड में बनी भी हुई है। दोनों स्टेटमेंट लिखे भी हुए हैं कि जो फोर्स लगने वाला होता है वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर होता है, और जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो जरा एक बात बताइए हमें, हम निकालना चाह रहे थे फोर्स, या कह लीजिए हम निकालना चाह रहे थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं एक प्रकार से वर्क। तो कुछ भी करके हम वर्क निकालेंगे। आइए देखिए उसके तरीका है हमारे पास। तो हेडिंग आप लोग जल्दी से डाल दीजिए, वर्क डन अंडर मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना चाह रहे हैं। तो जरा यहाँ से स्टेटमेंट चालू करते लिखना। हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू होता है क्यू वी क्रॉस बी, ये F का फॉर्मूला होता है, सभी जानते हो। अगर इस F को अगर वेलोसिटी से डॉट प्रोडक्ट करा दिया जाए तो क्या आएगा, ये आएगा, देखिए ध्यान से, F v क्रॉस बी डॉट v, इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। कहोगे भैया इसका रिजल्ट क्यों 0 आएगा, तो उसका तरीका हम आपको बताते हैं। इसका रिजल्ट इसलिए 0 आएगा क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं v क्रॉस b, इनका जब प्रोडक्ट होगा तो कोई भी क्वांटिटी आए, जैसे मान लिया क्वांटिटी आ गई c, तो c हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, और ये भी वेलोसिटी ही है। और दो परपेंडिकुलर चीजें जब डॉट प्रोडक्ट होती हैं तो हमेशा रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा कि इस चीज का प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, ये 100% श्योर है। कहने का मतलब ये है कि F डॉट v कभी भी निकालोगे तो ये हमेशा 0 आएगा। पहली चीज तो यहां से ये क्लियर हो गई कि F डॉट v हमेशा रिजल्ट में 0 देगा। अगर हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि F इक्वल्स टू होता है m में, F इक्वल्स टू होता है m में। अगर A को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, A को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं dv बाई dt। क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। अगर हम इस F को v से मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या लिख पाएंगे,
तो हम ये लिख पाएंगे, ध्यान से आप लोग भी देख लीजिए, एफ डॉट वी। देखिए यही तो लिखा है ना, एफ डॉट वी, इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन एफ की ये वाली वैल्यू अगर हम लाके यहाँ रख दें तो क्या लिखेंगे हम, एफ डी वी बाई डी टी डॉट वी इक्वल्स टू 0, ये लिख पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसी चीज को यहां से m कॉमन ले लें और इसको लिख दें हम d बाई डी टी, और इसको हम लिख दें v डॉट वी, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, यहां हम अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात क्यों नहीं है, तो उसका रीजन, उसका आंसर ये है कि दिक्कत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि 1/2 अगर हम लिखते भी हैं तो उधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा और उधर तो 0 है ही है। ठीक, तो ये चीज हमारे सामने आ गई। चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 m d बाई डी टी, बहुत ध्यान से देखते जाइए, अंदर v डॉट वी जो होगा वो v स्क्वायर हो जाएगा डॉट में। आप सभी जानते हो कि v डॉट वी सेम वेक्टर अगर होता है कहीं पर भी a वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखा हुआ है, क्लास 11 में जाइए थोड़ा सा याद करिए, तो ये a स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही v डॉट वी जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, अगर यहीं से फिर आगे मॉडिफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से d बाई डी टी, ठीक, और यहाँ से लिख सकते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये एम वी स्क्वायर क्या हो गया, तो आपका जवाब होगा कि एम वी स्क्वायर होगा k इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि k मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में, क्लास 11 में। कहा जाता है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो जी हाँ, इसका मतलब ये निकल के आता है कि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वर्क नहीं किया जाता है। ये चीज नोट कर लीजिए, चार्ज पार्टिकल के द्वारा मैग्नेटिक, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता, वर्क डन 0 होता है, जो कि मैंने आपके सामने अभी प्रूफ कर दिया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आपको हम एक दूसरे तरीके से भी समझाते हैं कि क्यों वर्क डन नहीं होता, क्यों वर्क डन नहीं होता। क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी होगी, बहुत पुरानी बात है, 11 में भी वर्क पढ़ा ही पढ़ा है। आपको एक बात बताई गई होगी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ डी कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा जैसे 90 होगा तो कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहां पर कहानी यही है, यहां पर फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी तो परपेंडिकुलर ही होंगे, बोलो भाई। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 होगा। ये दूसरा तरीका समझने का है। तो आप यहां पर एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए कि हेंस नो वर्क इज डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी वर्क डन नहीं होता है एक चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फील्ड में। एक बात और यहां से नोट करने वाली है, क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0 आ गई। इसका मतलब यह निकलता है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सॉरी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, गलत बोल गया मैं, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड थोड़ी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में ना तो वर्क डन होता है, ना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, ना ही स्पीड में चेंज होता है। ना तो वर्क डन होता है, ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ना तो स्पीड चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मोमेंटम भी चेंज हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होता है। मोमेंटम चेंज हो जाता है, वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्क डन 0 होगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। मतलब अगर आपने एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पार्टिकल को आपने भेज दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा या मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो उसकी स्पीड हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्पीड को घटा बढ़ा नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ क्या कर सकती है, उसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। वो इधर जा रहा था तो हो सकता है उसको इधर ले जाए, इधर जा रहा तो इधर ले जाए, इधर जा रहा तो इधर ले जाए, इधर जा रहा तो इधर ले जाए।
तो मैग्नेटिक फील्ड ओनली कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल इन इट बट कैन नेवर चेंज द स्पीड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक, ये बातें जो इंपॉर्टेंट हैं बोल रहा हूं, उनको नोट करना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो भैया यहां से एक बात पता चलती है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो अब आइए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ते हैं, जो हमारी मेन हेडिंग थी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जब हम पढ़ते हैं तो 3 कंडीशंस में पढ़ते हैं। सबसे पहली कंडीशन हम आपके सामने ला रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की सबसे पहली कंडीशन आपके सामने हाजिर है। और ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन कहती है कि थीटा इज 0। देखिए मैंने बहुत समराइज्ड वे में बोल दिया। मैंने कहा थीटा इज 0, कहने का मतलब बड़ा आसान सा निकला, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है। थीटा इज 0 का मतलब हो गया चार्ज पार्टिकल जो है, जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक, वो पैरेलल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मैग्नेटिक फील्ड के। चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर ऐसा है तो थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा जिसे 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QVB साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? साइन 0 डिग्री का मतलब होता है हीरो, और ये फोर्स बन गया हीरो नहीं सुपर हीरो। तो यहाँ पे आ गया फोर्स 0। तो यहाँ से मैं पहले भी क्लास में ये चीज़ बता चुका हूँ, आज की क्लास में भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा या एंटी पैरेलल जाएगा, दोनों केसों में लगने वाला फोर्स 0 होगा। और अगर फोर्स 0 होगा तो नो डेविएशन, चार्ज पार्टिकल में कोई डेविएशन नहीं होगा, इवन उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। नो डेविएशन, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन क्या? स्पीड, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन 0, कोई केस लागू नहीं होगा। अगर वो पैरेलल या परपेंडिकुलर जाएगा तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, सीधा एक स्टेटमेंट लिखिए, इतना बवाल लिखने की जरूरत नहीं। नो चेंज ऑन द चार्ज पार्टिकल, नो डेविएशन, ना तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, ना मोमेंटम बदलेगा, ना फोर्स लगेगा, ना तो वर्क डन होगा, कुछ नहीं होगा, खत्म सब। समझ रहे? ये कहानी हुई। तो ये पहला केस था। अब आइए अगला केस पढ़ते हैं। अगला केस दमदार, शानदार, सुपरस्टार और बहुत ही मजेदार, क्योंकि ये केस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड केस ही मेन केस है और ये केस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला केस क्या है? सबसे दमदार केस। ये कहता है, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये कहता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है मैं पहले क्लास में बता चुका हूं, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। अच्छा, हाल चाल नहीं पूछा, कैसे हैं आप सब? बता दिया करो यार हाल चाल अपने, तुम लोग कैसे हो, ठीक ठाक हो कि नहीं हो, बीमार उमार तो नहीं हो गए लॉकडाउन के चक्कर में, ठीक ठाक हो, एकदम मस्ती से जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब बता दिया करिए आप लोग। कभी कभी हमें भी, हमारे हालचाल तो लेते नहीं आप लोग, अपने हालचाल कम से कम दे दिया करिए। हैं? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, देखो हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। एक दो और खिंचा दें। सही बता रहा हूँ भैया, अपने हालचाल बता दिया करिए, थोड़ा मेहनत से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट है नहीं। देखो ठीक, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी मेहनत से कर लीजिए, जीवन में तरक्की हासिल हो जाए। हमें देखो पढ़े लिखे नहीं सही से, आज पसीना बहा रहे हैं यहाँ पर तुम लोगों के सामने, है ना। हाय हाय करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो ऐसा मत करना पड़े जीवन में, कुछ ऐसा करो, ठीक है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने सजा दी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ठीक। और कैसे जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब चार्ज पार्टिकल के लिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है। मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और इसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर। हमने मान लिया ये डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल की, ऊपर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर। तो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर ऐसे और चार्ज पार्टिकल ऐसे। तो देखो कितना एंगल बन रहा है, देखो जरा, देखो 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 देखो, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा है? तो ये हुई हमारी असलियत, ये हुई हमारी कहानी। तो अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या होगा? तो सीधा सा जवाब है
इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। सवाल ये उठता है कि इसके ऊपर फोर्स किधर की ओर लगेगा। तो पहले हम मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल यहां पर था, तो यहां पर चार्ज पार्टिकल था, तो हमने कहा था फोर्स पता करने के लिए लेफ्ट हैंड का यूज कर सकते हैं, कल क्लास में समझाया था मैंने। तो देखिएगा ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर वाली फिंगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो अंगूठा किधर जा रहा है, इधर, मतलब चार्ज पार्टिकल के ऊपर इधर की ओर फोर्स लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर हर जगह जो फोर्स लगेगा वो भी परपेंडिकुलर ही लगेगा। ये देखो, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर, अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर इधर की ओर फोर्स लगेगा तो इसकी मोशन ऐसे होगी जैसे एक पत्थर का टुकड़ा एक रस्सी से बांधकर नचाया नहीं जाता गोल गोल, तो फोर्स हमेशा अंदर की ओर लगता है और टुकड़ा हमेशा ऐसे चलता है। देखो हर जगह पर ऐसे चलता है और फोर्स हमेशा अंदर की ओर लगता है। टुकड़ा हर जगह ऐसे चलता है, फोर्स हमेशा अंदर की ओर लगता है। टुकड़ा ऐसे चलता है, फोर्स हमेशा अंदर की ओर लगता है। तो यहाँ पर हर जगह पर फोर्स 90 डिग्री पर लगता है। तो यही कहानी यहाँ पर बनेगी, ये हर जगह पर अंदर की ओर फोर्स लगेगा तो इसकी जो मोशन हो जाएगी एक सर्कुलर मोशन हो जाएगी। कैसी मोशन हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की? तो आंसर है इसकी मोशन जो हो जाएगी वो सर्कुलर मोशन हो जाएगी। तो चार्ज पार्टिकल जब चलेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी जो मोशन होगी वो उसकी जो मोशन होगी वो एक सर्कुलर मोशन बन जाएगी। सही से बना दे डायग्राम, थोड़ा सा सजा दें। तो उसकी जो मोशन होगी वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें होगी और एक सर्किल बन जाएगा। मतलब पार्टिकल जो मोशन करेगा यहाँ पर वो कैसी मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। क्यों सर्कुलर मोशन करेगा? क्योंकि एक परपेंडिकुलर फोर्स हर एक पॉइंट पे काम कर रहा है। बिकॉज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। और ऐसा तभी संभव है जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में करे, क्योंकि सर्कुलर मोशन ही ऐसी मोशन है क्योंकि फोर्स जब हर पॉइंट पे काम करेगा तो फोर्स देखिए स्पीड को बदल नहीं सकता, वेलोसिटी को बदलेगा। तो वेलोसिटी कैसे बदलेगी? वेलोसिटी बदलेगी डायरेक्शन बदलने से। तो कौन सा ऐसा शेप होता है जिसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलती है? तो सर्किल ही ऐसा शेप होता है जिसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलती है। अगर आप यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखो तो ये है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखो तो ये है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखो तो ये है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी में चेंज मिलेगा, हर पॉइंट में वेलोसिटी में चेंज मिलेगा। और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से मोमेंटम में चेंज मिलेगा। जो बात मैंने बताई थी वही सही है, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए। मोमेंटम में चेंज मिलेगा। वर्क डन कितना होगा? 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे वर्क डन कितना होता है? 0। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा? 0। स्पीड में चेंज कितना आएगा? 0। बात समझे नहीं समझे? स्पीड में चेंज कितना आएगा? 0। तो ये सारी कहानी हमारी यहाँ से निकल कर आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए हमेशा देखते हैं सर्कुलर मोशन जब होती है तो पार्टिकल बाहर की ओर भाग जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसके ऊपर। यहाँ पर कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसके ऊपर लग रहा है? ये नोट कर लिए जल्दी से क्योंकि मिटाते भी रहेंगे साथ साथ में ना। तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है? तो भैया वो फोर्स हमने बना रखा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये ऐसा फोर्स है, अंदर की ओर देखिए ये फोर्स लग रहा है और ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स है। बाकायदा मैंने लेफ्ट हैंड रूल बनाकर आपको दिखाया हुआ है। ये हर पॉइंट पे लगेगा। इफ़ यू डोंट बिलीव देन कम एट दिस पॉइंट। देखिए यहाँ पर आइए जरा, देखिए हमेशा सेंटर की ओर लगेगा। आइए दिखाते हैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, देखिए मैंने अपनी फिंगर अंदर की ओर कर ली, पार्टिकल इधर जा रहा है, देखिए मैंने पार्टिकल को उधर कर दिया। अब देखो थंब मेरा किधर है, तो आप साथ साथ दर्शन हो रहे हैं, थंब नीचे की ओर है। इसका मतलब पार्टिकल के ऊपर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। नीचे का मतलब सेंटर की ओर। इफ यू डोंट बिलीव कम एट दिस पॉइंट। आइए इस पॉइंट पे ले चलते हैं आपको। पार्टिकल किधर जा रहा है? तो पार्टिकल इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की ओर। देखो फोर्स किधर लगा? सेंटर की ओर। देख लो भैया, दर्शन कर लो, साथ साथ दर्शन कर लो। तो फोर्स किधर लगा? सेंटर की ओर लगा। तो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की ओर लग रहा है। और ये फोर्स कौन सा है? तो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से? क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये लग रहा है परपेंडिकुलर। हर पॉइंट पे देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो हमने लिख दिया क्यू वी बी साइन 90, जहां पर वी जो है वो स्पीड है। ध्यान रखें, वी इज स्पीड, या वी को कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर नहीं पता है सब सारी बातें तो कल मैंने क्लास 11 की वीडियो अपलोड की है वेलोसिटी स्पीड के बारे में, उसे देख लीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कैसे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं, अगर ये जानना है तो वहाँ जाके देख लीजिए। नॉलेज चाहिए तो सब कुछ देखना पड़ेगा।
बी ये जो क्रॉस क्रॉस है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्यू क्या है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये जो हमारा यहाँ पे था फिर यहाँ से यहाँ आ गया फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो दादाजी बचपन में बता गए थे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, जहाँ पे r क्या है, r है सेंटर से इस सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, मतलब रेडियस, r इज रेडियस। समझ गए बात को। v क्या है, इसकी स्पीड, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, m इज मास ऑफ द पार्टिकल। और यहां से हुआ क्या, q vb sin 90 की वैल्यू होती 1 को प्रोडक्ट करने से आ जाएगा गम, तो गम को दूर करिए और आगे बढ़िए। तो mv²/r, एक स्पीड से एक स्पीड काट दो, इसको वेलोसिटी मत बोलना, नहीं कान के नीचे खींच के मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। mv/r इक्वल्स टू qb आ गया। अगर यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा qb/r/m। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आया भैया। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अगर आप रेडियस का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा qb/mv। यहाँ से दो बातें पता चलती हैं। क्या पता चलती हैं, उल्टा लिखा है मैंने, देखो पकड़ में आ गया साइन से, नहीं हम गलत पढ़ा जाते और आधे गधे तुम में से यही गलती लिखते। R का फार्मूला हो जाएगा mv/qb। हम थे जो पकड़ लिए, तुम होते तो पकड़ भी ना पाते। अब इन दोनों फार्मूले से अगर देखो ध्यान से तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ निकल के आती है, कभी कभी बहुत गजब की चीज़ निकल के आती है, हम लोग समझ नहीं पाते। क्या निकल के आई, जरा ध्यान से देखिए। निकल के बात ये आई है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। दोनों में से कोई भी बात आप लिख लीजिए और जरा समझने की कोशिश करिए। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, मतलब v है स्पीड, r है रेडियस, मतलब कम रेडियस तो कम वेलोसिटी, ज़्यादा रेडियस तो ज़्यादा वेलोसिटी। अरे वाह, ये तो बात कुछ ऐसी है जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको छोटे से पाथ पर चलाया गया, तो छोटा बच्चा क्योंकि धीमा चल सकता है इसलिए उसको छोटी रेडियस पे घुमाया गया। पापा उसके तेज चल सकते हैं इसलिए उनको बड़े रास्ते पे चलाया गया, तो बड़े रास्ते पे चलाया गया तो वो तेज चल रहे थे, बड़ा रास्ता तेज, छोटा रास्ता तो धीमे। तो देखो दोनों को एक साथ यहाँ से घूम के यहाँ तक आने में और यहाँ से घूम के यहाँ तक आने में लगने वाला समय सेम ही होगा। क्यों लगने वाला समय सेम होगा, क्योंकि जिसका रास्ता बड़ा है वो तेज चल ले रहा है, जिसका रास्ता छोटा है वो धीमा चल ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि दोनों के द्वारा जो लगा समय है, कंप्लीट चक्कर लगाने में जो लगा समय है, वो इस बात से फर्क ही नहीं है कि रास्ता कितना बड़ा है और चल कितना तेज रहा है, क्योंकि समय दोनों का सेम लग रहा है। भाई अगर वो बड़ा होगा, अगर वो तेज चल रहा होगा तो अपने आप वो बड़े रास्ते पे चलेगा, अगर वो धीमा चलने वाला होगा तो अपने आप वो छोटे रास्ते पे चलेगा, क्योंकि यहाँ से कंडीशन दी गई है, ज़्यादा तेज तो ज़्यादा बड़ा रास्ता, कम तेज तो छोटा रास्ता। तो इसका मतलब ये निकला कि जो समय लगने वाला है वो कांस्टेंट है, जो लगने वाला समय है वो कांस्टेंट है। वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि वो कहाँ मूव कर रहा है और कितनी तेज मूव कर रहा है, मतलब वो तेज चले या धीमा चले। बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहा हूँ, वो तेज चले या धीमा चले, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर विश्वास नहीं तो चलिए प्रूव करके दिखा देते हैं मैथमेटिकली। चलिए आइए देखिए, इस बात को प्रूव करके देखते हैं। तो ये वेलोसिटी और रेडियस के फॉर्मूले आगे जब जरूरत होगी तो इनको रख के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आते रहते हैं, अक्सर रेडियस पे क्वेश्चन आता है, बोलता है फाइंड द ट्रेजेक्ट्री फाइंड द ट्रेजेक्ट्री, तो आप समझ नहीं पाओगे ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, रेडियस निकाल देना जब वो कहे फाइंड द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो आइए निकालते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब इसको पूरा राउंड लगाने में कितना समय लगा, ठीक। तो निकालने जा रहे हैं टाइम पीरियड। आइए निकालते हैं यहाँ पर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब टी। वाह भैया वाह। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत सही, हमको ये भी आता है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये टाइम है एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो डिस्टेंस हो जाएगी एक चक्कर मतलब सरकमफ्रेंस मतलब 2πr, स्पीड मतलब स्पीड v। अब अगर थोड़ा सा हिम्मत है तो स्पीड का फार्मूला रख दीजिए यहाँ लाकर। स्पीड का फार्मूला है qb/r/m, r से r कैंसिल हो गया, t का फार्मूला कितना आया, तो t का फार्मूला है 2πm/qb, ये आ गया t का फार्मूला। अब अगर आपके पास आंखें हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं,
2 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। यहाँ से एक बात पता चलती है, क्या पता चलती है कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है रेडियस पर और इंडिपेंडेंस है वेलोसिटी पर। मतलब चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी क्या है उसकी, इस मतलब स्पीड क्या है उससे, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो चाहे तेज चले चाहे वो धीमा चले, चाहे जितनी उसकी स्पीड हो चाहे जितना उसका पाथ हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल यहां घूम रहा होता तब भी उसको एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता, यहां घूम रहा है तो तब भी वही समय लगता, और अगर यहां घूम रहा होता तब भी वही समय लगता। ये कैसे संभव था? तो ये ऐसे संभव था, जब ये दूर घूम रहा होता तो इसकी स्पीड ज्यादा होती, जब ये पास में घूम रहा होता तो इसकी स्पीड कम होती, धीमे धीमे चलता, तो समय हमेशा उतना ही लगता। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को कंप्लीट राउंड लगाने में जो लगा समय होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि वो कितनी तेज चल रहा है और कहां चल रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और यही बात जो है ये आगे अभी डिवाइस पढ़ोगे आप, हम पहले क्लास में बता चुके हैं, साइक्लोट्रॉन नाम की डिवाइस पढ़ोगे, उस साइक्लोट्रॉन नामक डिवाइस का ये वर्किंग प्रिंसिपल है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम जोर देकर पढ़ा रहे हैं। अगली क्लास में आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे, इसलिए इसको इतना जोर देकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। साइक्लोट्रॉन डिवाइस का ये वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको शॉर्टकट में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक। और जरा जेसीबी मंगाओ, इसको पलट दिया जाए। जेसीबी मंगाकर टाइम पीरियड को जैसे ही पलटोगे, टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है राउंड पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी पर आता है, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t अगर करोगे भैया तो यहाँ से जैसे भी मंगानी पड़ेगी, और ये हो जाएगा QB/2πm। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला QB/2πm, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने चक्कर लगेंगे, ये भी इस बात से डिपेंडेंट है कि कितना तेज चल रहा है। तो बस जब जाहिर सी बात है, इस फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग कई बार बोलना गुस्ताखी हो गई, माफ़ करिएगा भैया, इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जानकारी के लिए जान लीजिए, बाकी आगे पढ़ाएंगे ही अभी आने वाले टॉपिक में, ठीक। तो आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी निकाल लिया, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाल लिया, अब आते हैं एक नया फार्मूला निकालते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकालते हैं। आइए काइनेटिक एनर्जी क्यों निकालते हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी गुस्सा आ जाएगी, फिर हमको माफ़ी मांगने जाना पड़ेगा, फिर वो माफ़ नहीं करेगी, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाल लो, सबसे आसान काम है। तो काइनेटिक एनर्जी का जब आप फार्मूला निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा mv²। अब वेलोसिटी का फार्मूला हमें याद ही नहीं और हमने यहाँ से दिया है मिटा। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला होता है QB/m, ये होता है फार्मूला। अभी यहाँ लिखा था QB/m। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे, अबे कुछ गड़बड़ लिख दिया हमको लगता है हमने, अच्छा स्क्वायर भी है, गड़बड़ नहीं लिखा, तो स्क्वायर लगा दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा Q²B²R²/m। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस पर, 2020 बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। काइनेटिक एनर्जी निकालने को कहा था, फिर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कहा था, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं, बस वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया ये हमारी कहानी आ गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल आई, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकल आया। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, आप लोग जानते हो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आता। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। कैसा लगा जरूर बताइएगा, मज़ेदार लगा तो बताइएगा, नहीं मज़ेदार लगा तो भैया ना बताइएगा, क्या कर सकते हैं हम। तो भैया ये थी कहानी, एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो कैसे गोल गोल घूमता है, आपने देखा, ठीक। अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल बाहर से आके एंटर करे तो पूरा सर्किल नहीं बना पाएगा, हाफ सर्किल बना पाएगा। कहिए तो एक न्यूमेरिकल करके दिखा दें आपको। एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आया है, लेकर आया हूँ मैं आज, उसको करवाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है लेकर आया हूँ, उसको करवाता हूँ आप लोगों के लिए, फिर आगे बढ़ता हूँ अगले टॉपिक में। अभी तो आधा घंटा भी नहीं पूरा हुआ है, अभी तो आधा घंटा भी नहीं पूरा हुआ है।
कहाँ जा रहे हो, इधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। देखिए क्वेश्चन मजेदार है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। कह रहा इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजेंटली, एक इलेक्ट्रॉन है हॉरिजेंटली मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन है हॉरिजेंटली मूव कर रहा है 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना लेते हैं। क्रॉस 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 क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर है फील्ड। इसके अंदर ये बाउंड्री है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो भी होगा उल्टा होगा इसके लिए। इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल इंटर करता है। इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड तस्ला से नापी जाती है, 10⁻⁵ टेस्ला। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट शोन इन द फिगर, साफ साफ दिखा हुआ है। ड्रा इट्स ट्रेजेक्ट्री, इसकी ट्रेजेक्ट्री ड्रा करो, मतलब इसका पाथ ड्रा करो। एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कितना समय लगेगा इसको इससे बाहर निकलने में, ये भी बताइए। बहुत अच्छी बात है, हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको पहले बताना है कि किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, देखना जरा ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अंदर की ओर हो गई। चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इधर जा रहा है, उल्टा लेते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। तो फोर्स किधर लगा, नीचे की ओर। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से उसकी डायरेक्शन हम उल्टी लेंगे, तो मैग्नेटिक चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर लेंगे और लगने वाला फोर्स नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगा और आधा सर्किल कंप्लीट करके ऐसे बाहर निकल आएगा। ध्यान रखें, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल बाहर से अंदर जाएगा तो सिर्फ आधा सर्किल कंप्लीट कर पाएगा, और कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है अगर, तो वो पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा। ठीक, तो आधा सर्किल कंप्लीट करेगा तो आधा टाइम पीरियड भी लगेगा। तो आधा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, आधा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T/2। तो T का फॉर्मूला क्या होता है, तो T का फॉर्मूला होता है 2πm/QB। अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा πm/QB। इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है, ये हो जाएगा 3.14, ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻⁻31। अपॉन में Q कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, और B कितनी है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻⁵। तो ये हो गई आपका टाइम पीरियड जो लगेगा वो। अगर इसी क्वेश्चन में रेडियस निकालने को कहता है, वैसे जब ट्रेजेक्ट्री कहता है ड्रा करो तो रेडियस निकाल दिया जाता है, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री जब आप ड्रा करोगे तो यहाँ पे सेंटर होगा, तो यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी ये भी आपको बतानी होती है। ठीक, तो रेडियस निकालने का तरीका क्या है, रेडियस निकालने के लिए लोग करते क्या है, mv/QB, यही फार्मूला रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू है 9.1 × 10⁻⁻31। और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू देखिए दी गई है, इसीलिए वेलोसिटी की वैल्यू दी गई थी क्योंकि रेडियस निकालनी थी। 4 × 10⁴। Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। और B की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁵। तो इनको रख के सॉल्व करके यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा आपके पास, और ये एक आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको रेडियस पता चल जाएगी, यहाँ से आपको टाइम पता चल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। इसकी क्वेश्चन सीट हम आपको देंगे, एक प्रैक्टिस सीट आपके पास भेजेंगे, हम ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी एक प्रैक्टिस सीट होगी, वो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है, ऑनलाइन मैं अपलोड कर दूंगा, नोट कर लीजिए इस बात को, या तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगी और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मेरे पास भी बहुत सारा क्वेश्चन इसका है, बहुत मटेरियल इस टॉपिक का है हमारे पास, और वो आप तक हम पहुँचाएंगे। उसको एक एक क्वेश्चन को आपको करना होगा। ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं फिर ये क्वेश्चन। अब आता है केस थर्ड। 2 केस हमने पढ़ा ना अभी तक। केस थर्ड, अभी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ही चल रहा है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पहले दिन से अभी तक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ही चल रहा है, और अभी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाए हम। देखिए चैप्टर मैंने कहा था ना, बहुत भयानक, बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा चैप्टर है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम लोग। तो अगला केस क्या है, देखिए पहले केस में θ0 था, दूसरे केस में θ90 था, तीसरे केस में क्या होगा, तो तीसरे केस में θ है। कहने का मतलब ये है कि B जो है वो ना तो पैरेलल है वेलोसिटी के, ना तो परपेंडिकुलर है, वो एक θ एंगल बनाकर है। तो θ हमारा θ है, मतलब कैसे है जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसे कुछ कहानी है, आपकी जय हो आपकी जय हो। देखिएगा कहानी कुछ ऐसी है, थोड़ा गलत जगह बना रहे हैं। तो कैसे जान जाते हो सर गलत जगह बना रहे हैं, अरे हम अंतर्यामी हैं बेटा, हम सब कुछ जानते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां से θ एंगल बनाता हुआ ये पार्टिकल की डायरेक्शन वेलोसिटी।
मतलब इस समय ना तो ये परपेंडिकुलर है ना ही ये पैरेलल है, ये जो कुछ भी है थीटा एंगल पर है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच थीटा एंगल बन रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, दोनों के बीच थीटा एंगल बन रहा है। ये परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मोशन कैसे होगी ये जानना है। तो ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। एक कंपोनेंट इसका आ जाएगा इधर की ओर, जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो इसको वी पैरेलल कह देते हैं। और एक परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, इसको कहेंगे वी परपेंडिकुलर। वी मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर। दो कंपोनेंट इसके टूटेंगे, एक वी पैरेलल होगा, एक वी परपेंडिकुलर होगा। वी पैरेलल जो होगा, यहां से आपको हम लिख दे रहे हैं, जो वी पैरेलल होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी वी कॉस थीटा, और वी परपेंडिकुलर जो होगा उसकी वैल्यू होगी वी साइन थीटा। जो पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, जो वी पैरेलल है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वी पैरेलल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और ऐसे केस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो फोर्स इस केस में 0 हो जाएगा। तो पार्टिकल जो होगा वो वी कॉस थीटा वेलोसिटी के साथ, वी कॉस थीटा वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां लिख लीजिए ये बात, क्योंकि मैंने क्या बोला ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब वी कॉस थीटा है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और एंगल 0 डिग्री होने, यहां लिख लो 0 डिग्री, थीटा डिग्री नहीं, एंगल 0 डिग्री है। और एंगल 0 डिग्री होने के केस में, पहले केस में याद करिए, कोई फोर्स नहीं लगता है, और कोई फोर्स नहीं लगता है, इसलिए जो वेलोसिटी वी पैरेलल है उसी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल, मतलब वी कॉस थीटा वेलोसिटी के साथ पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन केस नंबर 2, जो वी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के केस में मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लग जाएगा यहां पर QVB लगेगा। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होती है QVB, sin 91 हो जाता है, तो ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और ये मैक्सिमम फोर्स इस तरीके से लगेगा कि पार्टिकल जो है वो V sin थीटा से सर्कुलर मोशन करने लगेगा, क्योंकि आपने केस नंबर 2 में पढ़ा है सर्कुलर मोशन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि केस 3 जो है ये पहली और दूसरी केस का कंबाइंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर ना तो 90 डिग्री का एंगल है ना ही 0 डिग्री का एंगल है, दोनों का मिक्सचर है। एक वेलोसिटी ऐसी है जो पैरेलल है और एक वेलोसिटी ऐसी है जो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी जो है ये इसको गोल गोल घुमाएगी, मतलब सर्कुलर मोशन कराएगी, और जो पैरेलल वाली वेलोसिटी है वो उसको हॉरिजॉन्टल चलाएगी, मतलब सामने की ओर चलाएगी। तो पार्टिकल जो होगा वो गोल गोल भी घूमेगा और सामने की ओर भी चलेगा, मतलब पार्टिकल कुछ ऐसा चलेगा। बात को समझो, पार्टिकल गोल गोल भी चलेगा और पैरेलल, थोड़ा गलत बना दिया हूं, फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये पार्टिकल जो है ये ऐसे चलता जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो ये पार्टिकल जो मोशन करेगा वो सर्कुलर और लीनियर दोनों होगी, इसीलिए इस मोशन को कहते हैं हेलिक्स, या इस मोशन का नाम दिया गया है हेलिकल मोशन। क्या नाम दिया गया है इसको? हेलिकल मोशन। तो ये हेलिकल मोशन हो गई। तो यहां पर इस पाथ की जो रेडियस होगी, रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा mv/qb। वैसे रेडियस का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर v नहीं होगा। वेलोसिटी यहां पर सर्कुलर मोशन की v sin थीटा होगी। मैंने आपसे कहा ना, ये वाली जो वेलोसिटी है ये सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी होगी, ये लीनियर मोशन की वेलोसिटी होगी v cos थीटा, और v sin थीटा जो है ये सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी होगी। तो सर्कुलर मोशन की रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी r = mv sin θ/qb। ये केस लग जाएगा। तो यहां से अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होगा तो टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/qb, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, क्योंकि इसमें ना तो रेडियस है ना तो वेलोसिटी है, मतलब टाइम पीरियड वही रहेगा। टाइम पीरियड वही रहेगा, साथ साथ में यहां पर फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होती है, qb/2πm।
ये भी वही रहेगा। आइए निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या था भैया, आर स्क्वायर अपॉन एम। बात समझे नहीं समझे? तो यहां से हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम रखें तो यहाँ पे साइन थीटा का टर्म नहीं आएगा, लेकिन शायद करके रख के देखिएगा आएगा कि नहीं आएगा, जो आएगा उसको नोट कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला शायद यहाँ से चेंज होगा, या हम करके वो देख लें, या सीधा सीधा रख लो ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी की जगह पर आप उठा के रख लो साइन थीटा, वी की जगह पर आप वी साइन थीटा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी काहे चेंज होगी यार? काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी तो वही है ना, काइनेटिक एनर्जी वही होगी भैया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आता ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही रहेगा। गलत तरीके से हम चेंज कर रहे थे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आता ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही रहेगा जो पिछले वाले केस में था। ठीक, और भैया क्या था, तो हमने टाइम पीरियड निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, रेडियस निकाल दिया, वेलोसिटी भी निकाल दिया है। तो इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताएं, यहाँ पर इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं पिच, PITCH। पिच का मतलब होता है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग हेलिकल मोशन between in one time period. तो the horizontal distance between one time period during helical motion is known as pitch। तो pitch क्या है? एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा? टाइम पीरियड के बराबर। और स्पीड कितनी थी? हॉरिजॉन्टल स्पीड ली जाएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? v cos थीटा। तो पिच का फॉर्मूला हो जाता है टाइम इंटू v cos थीटा। तो ये हमारी कहानी यहां से निकल के आई, पिच इक्वल्स टू TV cos थीटा। तो भैया आपको मैंने सारे फार्मूले यहां से निकालकर दिखा दिए, सारी चीजें मैंने बता दिया। तो ये हेलिकल मोशन थोड़ा सा स्पेशल मोशन है, याद रखिएगा। जब वेलोसिटी जो होगी, पार्टिकल जो होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाकर चलेगा या एट एनी एंगल चलेगा। ये जो केस है ये एट एनी एंगल वाली केस है। एट एनी एंगल मतलब एनी एंगल मतलब नॉट 90 नॉट 0 नॉन 180 एंगल पे चलेगा, तो उसकी मोशन हेलिकल होगी। और हेलिकल मोशन में क्या क्या याद रखना है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। तो इस तरीके से फोर्स लगेगा और इस तरीके से सारी कहानी यहाँ पर होगी। चलिए आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इस पर भी। इस पर क्या एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। अगली क्लास में हम आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे, वो भी आपको बता के जाएंगे कि क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपको पता है आपको रुलाने वाली चीज़ न्यूमेरिकल ही होती है अगर ध्यान ना दिया गया तो। चलिए अगला केस ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप तक दूंगा, चिंता मत करिएगा, किसकी मेरे पास पूरी सीट है और सीट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिए। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक रेडियस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए तो हो जाएगी 0.2 मीटर। ठीक है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड को m से नहीं b से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻³ टेस्ला। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है Q/r/m, ये होता है। तो Q का वैल्यू कितनी होगी? 1.6 × 10⁻19। B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है 2 × 10⁻³ R की वैल्यू कितनी है? 0.2 और नीचे M की वैल्यू कितनी है? 9.1 × 10⁻31। तो आ गई भैया, वेलोसिटी आ गई। कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, मेरे अंदर औकात नहीं करने की। अगला केस देखिएगा क्या कह रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन दमदार हो गया। कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड।
देखिए जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की बात करेगा तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसको पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदला गया होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहां पर पूछा है कि एट व्हाट पोटेंशियल, तो आपको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इस केस के लिए, तो इस केस के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू क्यू हो जाएगा, ये वाला क्यू। तो क्यू से ये क्यू कट गया और फॉर्मूला कितना आया, हाफ क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। तो नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, ये वो पोटेंशियल है जिससे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला ये हुआ कितना, हाफ क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। बस उठा के रख दीजिए इसी फॉर्मूले में वैल्यू, क्यू की वैल्यू पता, बी की वैल्यू पता, आर की वैल्यू पता, सबकी वैल्यू उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यार से आपने देखिए आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो बस ये तरीका हो गया है करने का। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास थे जो आप लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्या पढ़ाएंगे, यहाँ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे क्रॉस फील्ड, नोट कर लीजिए सारे टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, पहले से पढ़ लीजिएगा हो सके तो। क्रॉस फील्ड पढ़ाएंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ाएंगे जिसको वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं, ठीक है। और आपको पढ़ाएंगे हम क्रॉस फील्ड, वेलोसिटी सेलेक्टर और आपको पढ़ाएंगे साइक्लोट्रॉन। ये तीन चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, मतलब पार्ट 3 में, क्रॉस फील्ड, वेलोसिटी सेलेक्टर और साइक्लोट्रॉन। वैसे ये तीनों एक ही टॉपिक हैं, ध्यान से देखा जाएगा तीनों एक ही टॉपिक हैं, लेकिन ये तीन अलग अलग टॉपिक पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा कुछ अच्छा आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और दोस्तों में एक बार जरूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसा हम पढ़ा रहे हैं, मुझसे बताएं ना बताएं, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक एनर्जेटिक रहिए, पावरफुल रहिए, अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करते रहिए और फिजिक्स मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।